को देखा, उसे मरना पड़ता है। लेकिन मैंने इसे सीधे निगल लिया था और 18 साल तक अपने अंदर पाला, क्योंकि मरने से पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जैसे ही ये बीज मेरे अंदर अंकुरित होगा, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन बीज के अंकुरित होने से पहले मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा, इस बीज की ओरा बाहर आ जाएगी, जिससे स्वर्गीय बिजली का क्रोध आकर्षित होगा और मैं बिजली गिरने से मर भी सकता हूँ। इसलिए पूरे 18 सालों तक मैंने एक भी शब्द नहीं बोला और लोगों को लगा कि मैं गूंगा हूं। कल इन 18 सालों का आखिरी दिन है, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उस समय जियान लुआई अपनी गर्दन पर बड़ा चाकू रखकर चिल्ला रही थी, मैं फैन चेन से शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर किसी ने कहा, लुआई, अगर तुम ये रिश्ता तोड़ोगी तो लोग कहेंगे कि तुम एहसान फरामोश हो। ये सुनते ही हियन लुआ गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं, मैं फैन चेन से शादी नहीं करूंगी। पिता, मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। हियन जेंग बहुत परेशान था और उसकी नजर अनजाने में मेरी तरफ गई, जो कोने में बैठा था। मेरी शक्ल बहुत आकर्षक थी, लंबा और संतुलित शरीर, शांत और बुद्धिमान आंखें, और मेरे अंदर एक अलग ही शांत ऑरा थी। मैं दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस, मैं गूंगा माना जाता था। और कई बार जांच के बाद यह भी साबित हो चुका था कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी एक जीनियस थी, जिसके पास 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी। उसे चान स्वान सेक्ट के एल्डर्स बहुत पसंद करते थे और जल्द ही उसे डायरेक्ट डिसाइपल बनाने वाले थे। उसका भविष्य बेहद उज्जवल था। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग थे, एक आसमान में और दूसरा जमीन पर। तभी किसी ने कहा, पिता, अगर और कोई रास्ता नहीं है तो लुओई की जगह रुस्यू को शादी करने दीजिए। ये सुनते ही जियान परिवार के सभी लोग भीड़ के पीछे खड़ी जियान रुस्यू की तरफ देखने लगे। वह अपनी बड़ी बहन जैसी पतली और खूबसूरत लड़की थी। वह अपनी छोटी बहन जियान लुआई से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक कॉन्कुबिन से पैदा हुई थी, इसलिए जियान परिवार में उसका दर्जा बहुत नीचे था। उसे एक गूंगे आदमी से शादी के लिए भेजना परिवार के कई लोगों को भी बुरा लग रहा था। जियान रीस्यू ने अपने लाल होंठ काटते हुए बेबस होकर कहा, पिता, मैं अभी भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया मेरी शादी मत कराइए। लेकिन हियान जेन्यांग ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, रूसवे, हमारा जियन परिवार पिछले 100 सालों से गिरावट में है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन जैसा जीनियस पैदा हुआ है। परिवार का भविष्य उसी पर टिका है। मान लो कि तुम्हारा पिता तुमसे भीख मांग रहा है, अपनी बहन की जगह फैन चेन से शादी कर लो। उसे अब भी हिचकिचाते देख हियन जैन्यांग ने दांत भींचे और घुटनों पर बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने पिता को घुटनों पर देखकर ही मानना पड़ेगा? जियान रीस्यू डर गई और जल्दी से उसे उठाते हुए बोली, पिता, ऐसा मत कीजिए, मैं शादी कर लूंगी, ठीक है? उसकी आंखें शिकायत और दर्द से भरी हुई थीं। ये सुनकर हियन जेनियांग खड़ा हो गया और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने राहत की सांस ली और मेरी तरफ देखकर पूछा, लिटिल चेन, तुम्हारा क्या विचार है? मैं कोने में शांति से बैठा चाय पी रहा था। ये सुनकर मैंने सिर उठाया और नीचे सिर झुकाए खड़ी जियान रीसियू को देखा, फिर मन ही मन आह भरी, कितनी बेचारी है, अपने ही परिवार के हाथों धोखा खा रही है। जियान परिवार की कभी भी अपनी प्रतिभाशाली बेटी जियान लुआई को मुझसे शादी कराने की मंशा नहीं थी। उन्होंने शुरू से ही जियान रियूसुए को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया था। जियान लुआई का आत्महत्या की धमकी देना, चेन यिनफन का सब्स्टिट्यूट मैरिज का सुझाव देना, और फिर जियान जेनियांग का फैमिली इमोशंस वाला खेल खेलना, ये सब पहले से तय था। जियान रीस्यू बहुत मासूम और दयालु थी, इसलिए आसानी से इस जाल में फंस गई। मैं ऐसी बेचारी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था? मैंने अपने साथ रखा कागज और कलम निकाला और एक नोट लिखा, अंकल, रुस्यू को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। जियान परिवार ने पिछले 10 सालों में मेरी देखभाल की है। इससे मेरे पिता का एहसान चुका दिया गया है। आज से ये शादी खत्म मानी जाए। सच कहूं तो जियान रीस्यू की वजह से नहीं, मैं पहले ही ये रिश्ता खत्म करने का सोच चुका था। 10 साल पहले मेरे पिता ने एल्डर जेन की जान बचाई थी, तभी से मैं जैन परिवार में रह रहा था। लेकिन 3 साल पहले मेरे पिता की मौत के बाद सब बदल गया। लोग मुझसे दूर होने लगे और जियान परिवार ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। मैं समझता था कि उनकी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी।
अगर उन्हें अपनी रेप्यूटेशन की चिंता न होती तो वे मुझे बहुत पहले ही घर से निकाल चुके होते। अब मेरे जाने का समय आ गया था। मेरा लिखा नोट पढ़ने के बाद हियन जनियन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह काफी समय से मुझे निकालना चाहता था, लेकिन मेरे पिता के एहसान की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। अब जब मैंने खुद जाने की बात कही तो उसके लिए यह बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन अचानक चेन यिन फन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लिटिल चेन, ऐसा नहीं हो सकता। ये शादी का वादा एल्डर ने तय किया था, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? अगर वो विजयी होकर वापस आए और पता चला कि हमने वादा नहीं निभाया, तो तुम्हारे अंकल और मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम सच में हायन परिवार के एहसान मानते हो, तो इन 10 सालों की देखभाल का बदला चुकाने के लिए रुसियो से शादी कर लो, ताकि हम सब एक परिवार बन जाएं। जियान परिवार के कुछ चालाक लोग तुरंत उसकी असली मंशा समझ गए। वह जियान रीस्यू की पूरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी बेटी जियान लुआई के लिए खतरा खत्म करना चाहती थी। जियान रीस्यू की ऑनरा बहुत खास थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती हर जगह मशहूर थी। कई बड़े परिवारों के युवा उससे शादी करना चाहते थे। अगर वह किसी अमीर परिवार में शादी कर लेती या किसी शक्तिशाली आदमी की कॉन्क्यूबाइन बन जाती, तो वह जेन लोई के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। लेकिन अगर उसकी शादी मुझ जैसे बेकार इंसान से कर दी जाए, जिसकी कोई कीमत नहीं, तो वह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कितनी जहरीली सोच है। मैं सब कुछ साफ साफ समझ रहा था। जियान रीस्यू चुपचाप रोना चाहती थी, लेकिन बेबस होकर मन ही मन आह भर रही थी। मैंने सोचा, अगर आज मैं उसकी मदद भी कर दूं, तो मेरे जाने के बाद भी वह चेनियन फन के जहरीले हाथों से नहीं बच पाएगी। तब उसका भविष्य शायद एक गूंगे आदमी से शादी करने से भी बदतर होगा। इन सालों में जियान रीस्यू ही अकेली थी जिसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। जिस साल मेरे पिता की मौत हुई थी, मैं दुख में इतना टूट गया था कि बुरी तरह बीमार पड़ गया। मैं 7 दिन और 7 रात तक बिस्तर पर पड़ा रहा, और जियान परिवार के बाकी लोगों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब मैं 7 दिन और 7 रात तक बिस्तर पर पड़ा था, तब सिर्फ जियान रीस्यू ही थी जिसने बिना सोए मेरी देखभाल की, और उसी की वजह से मैं उस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाया। सच कहूं तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी अच्छी, मासूम और दयालु लड़की को जियान परिवार की इस आग जैसी जगह में अकेला छोड़ दूं। चेनियन फन के बार बार दबाव डालने पर मैंने बेबसी में कलम उठा, उसके लिए सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक है। चेनियन फन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने उत्साह से कहा, रुस्यू, फैन चेन को लेकर जाओ और उसके कपड़ों का नाप दिलवा दो। 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी होगी। वह चाहती थी कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, ताकि कोई परेशानी ना आए। जियान रीस्यू ने अपने आंसू पोंछे और लाल आंखों के साथ मेरे सामने आकर बोली, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं उसके पीछे उसके कमरे में गया। कमरे को ड्रेसिंग रूम कहना भी ज्यादा होगा। वो बस मुर्गी खाने से थोड़ा बेहतर था। बहुत साधारण और छोटा। जियान रीस्यू ने दराज खोली और कोने में छुपा हुआ एक छोटा सा पाउच निकाला, जो अलग अलग आकार के टूटे हुए चांदी के सिक्कों से भरा था। उसने धीरे से कहा, छोटे गूंगे, तुम्हें यह रिश्ता नहीं मानना चाहिए था। वो लोग सच में नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो। वो बस नहीं चाहते कि लोग उन्हें एहसान फरामोश कहें। जब मेरी बहन सेक्ट में शामिल हो जाएगी, तब वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे और फिर तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वह बेवकूफ नहीं थी। फिर उसने वो पैसों की थैली मेरी हथेली पर रखी और धीमी आवाज में बोली, ये पैसे लेकर जान परिवार छोड़ दो, लग्जियन शहर भी छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह हो जाए। मैंने एक नोट लिखा। और तुम? उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आई। उसने कहा, यही मेरा घर है। चाहे वो मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, मैं जा नहीं सकती। तभी बाहर नौकरानियों की हंसी और बातें सुनाई दी। वे शादी का सामान लेने गोदाम जा रही थीं। वह घबराकर बोली, जल्दी जाओ, उदास मत रहो। बाहर जाकर अजनबियों पर भरोसा मत करना, उनका खाना मत खाना, उनका पानी मत पीना और बेवजह चिल्लाना मत। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम गूंगे हो, तो वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। समझे, छोटे गूंगे? बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब से तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। जान रीस्यू ने अचानक सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुमने बात की, तुम गूंगे नहीं हो? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने कब कहा था कि मैं गूंगा हूं? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया।
तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे? क्यों? मैंने हाथ पीछे बांधे और खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखा। उसी समय साफ आसमान में अचानक दो जोरदार गरज सुनाई दी। जियान परिवार के लोग डरकर बाहर भागे। जियान रीस्यू भी उस अचानक गड़गड़ाहट से चौंक गई और बोली, ये अचानक बिजली कैसे गरज सकती है? मेरी एक्सप्रेशन गंभीर थी, लेकिन मैं चुप रहा। उसे नहीं पता था कि अभी जब मैंने बात की थी, तब बीच की ओरा बाहर निकली थी और उसी ने स्वर्गीय बिजली का क्रोध बुलाया था। उसने मेरे चेहरे पर उदासी देखी और धीरे से कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। जल्दी सामान बांधो और चले जाओ। अगर चेन यिन फन को पता चल गया कि तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे। उसने अपनी पुरानी फटी हुई ड्रेस की तरफ देखा और बड़बड़ाई, मैं फिर से भूत जैसी लग रही हूं। मैं मुड़ा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं जा रहा। मैं यहीं रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जियान रीस्यू का खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हारा टैलेंट तो मुझसे भी कम है। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज पूरे 18 सालों का आखिरी दिन था। बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए भरोसे से कहा, मुझ पर विश्वास करो। मेरी शांत और दृढ़ नजर देखकर उसके दिल में गर्माहट भर गई। अपनी मां की मौत के बाद पहली बार किसी ने उससे कहा था कि वो उसकी रक्षा करेगा। काफी देर सोचने के बाद उसने फिर से पैसों की थैली मेरी हथेली में रख दी। गालों पर हल्की लाली के साथ उसने कहा, इसे रख लो। इसे मुझसे शादी करने की कीमत समझ लो, फैन चेन। मेरे दिल में एक अजीब भावना उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दहेज की तरह देकर मुझसे शादी करना चाहेगी। वह अपनी छोटी सी हथेली से मेरे कपड़े ठीक करते हुए धीरे से बोली, अंकल, फैन ने गरीबी में पूरी जिंदगी बिताई और तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं पाए। उम्मीद है ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। फैन चेन। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जियान रीस्यू शर्म से लाल हो गई, जैसे पतझड़ का पका हुआ फल। उसका दिमाग खाली हो गया और उसका शरीर पूरी तरह सख्त हो गया। वो बस मुझे उसे गले लगाने देती रही। काफी देर बाद उसे होश आया और वो घबराकर खुद को छुड़ाते हुए बोली, "म मैं कपड़ों का नाप दिलाने जा रही हूं।" उसे भागते हुए देखकर मैंने पैसों की थैली मेज पर रखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जेन रोसू, मैं तुमसे पूरे सम्मान और धूमधाम से शादी करूंगा। उसी समय चेन इन फन के कमरे में लुसेन घुटनों के बल बैठा हुआ था और बेचैनी से बोला, आंटी, आप कजन रूसवे की शादी उस बेकार फैन चेन से कैसे कर सकती हैं? मैं भी 10 साल से जान परिवार में रह रहा हूं। कृपया अपना फैसला वापस लीजिए और उसकी शादी मुझसे कराइए। लुसेन चेन इन फन का भांजा था। वह बहुत होशियार था और उसके पास थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी। इसी वजह से चेन यिन फन उसे बचपन से जियान परिवार में लाई थी और उसे तैयार किया था। वह काफी टैलेंटेड निकला और सिर्फ 20 साल की उम्र में फिफ्थ ग्रेड कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया था, जिससे चेन यिन फेन की परिवार में काफी इज्जत बढ़ी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लूसन हमेशा जेन रूस्यू को अपनी पत्नी मानता था। चेन यिन फेन ने ठंडे स्वर में कहा, बाकी हर बात में मैं तुम्हें मान सकती हूं, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हें बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। लेकिन लूसेन के दर्द भरे चेहरे को देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल गया। उसने गहरे मतलब के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हें उनकी शादी रोकने से मना कर रही हूं। शादी के बाद क्या होगा ये मैंने नहीं कहा। अगर फैन चेन अचानक मर जाए तो फिर तुम जियान रीस्यू से शादी कर सकते हो। लुसेन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। मैं समझ गया। धन्यवाद आंटी। मैं अभी जाकर फैन चेन की शादी की तैयारी में मदद करता हूं, ताकि उनकी शादी जल्दी हो जाए। चेन यिन फन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी उठना मत भूलना। मैं तुम्हें डिटेक्शन टावर लेकर जाऊंगी ताकि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट दोबारा जांची जा सके। लुसीन ने सम्मान से हाथ जोड़कर हामी भरी और चेहरे पर मुस्कान ली बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही लुसेन चेन यिन फन के कमरे से बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में क्रूरता झलकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, इस बूढ़ी औरत के दिमाग में सच में अच्छे प्लान आते हैं। अगर कल दोबारा टेस्ट में मेरी स्पिरिचुअल रूट पहले से ऊंची निकली तो मैं पूरे जियान परिवार के सामने जियान रुजू को छीन लूंगा। अगली सुबह बहुत जल्दी जियान परिवार के पश्चिमी आंगन के एक साधारण कमरे में मैं बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और बीच बीच में खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था।
मेरी आंखें पूरी रात जागने की वजह से लाल हो चुकी थीं। मैं बेहद बेचैन था। मैं इस दिन का 18 सालों से इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और मैं इस पल का शांत मन से स्वागत करूंगा। लेकिन जब यह दिन सच में आया तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया और दिल में अजीब बेचैनी थी। तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी बादलों को चीरते हुए कमरे में आ गिरी। लगभग उसी समय मेरे दिमाग में क्रैक होने जैसी आवाज आई, जैसे कोई सख्त खोल टूट रहा हो। बीज आखिर अंकुरित हो गया। मैं तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सांस रोक ली। अंधेरे में मैंने देखा कि मिट्टी से एक नन्हा सा हरा अंकुर बाहर निकला। उसके प्रकट होते ही ऐसा लगा जैसे किसी सर्वोच्च अस्तित्व को गुस्सा आ गया हो। एक के बाद एक भयानक बिजली उस पर गिरने लगी और उसे फिर से मिट्टी में दबाने लगी, लेकिन वह छोटा अंकुर धीरे धीरे खुलता गया। हरा अंकुर उन सारी बिजलियों को ऐसे निगल रहा था जैसे वे उसके लिए पोषण हो, और मेरी आंखों के सामने वह पढ़ते पढ़ते एक अंतहीन विशाल पेड़ बन गया। जब बिजली को समझ आ गया कि वह उसकी वृद्धि रोक नहीं सकती, तो वह धीरे धीरे शांत हो गई। उस प्राचीन टेसु डिवाइन ट्री से हरी रोशनी की किरणें निकलीं और मेरे शरीर में समाने लगी। फिर मेरे डेंटियन में एक स्पिरिचुअल रूट बनने लगी। स्पिरिचुअल रूट, मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है। मैंने 18 साल इस बदलाव का इंतजार किया था और आखिर वो दिन आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को शांत किया और अपनी स्पिरिचुअल रूट को ध्यान से देखा, लेकिन उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी। मेरी स्पिरिचुअल रूट का कोई रंग ही नहीं था। जियान लुआई की स्पिरिचुअल रूट आसमानी नीले रंग की थी, जो 6th ग्रेड रूट को दर्शाती थी। सुना था कि सबसे ऊंची वाइट स्पिरिचुअल रूट होती है, जो 9 ग्रेड होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। लगता है मुझे इवैल्यूएशन टावर जाकर इसकी पुष्टि करनी होगी। मैंने अपना सिर छुआ और सोचा कि आखिर ये किस लेवल की रूट है। तभी मैंने देखा कि विशाल तैसु डिवाइन ट्री पर बहुत सारे बड़े ट्रांसपैरेंट फल लगे हुए थे। सबसे नीचे लटक रहे फल के अंदर एक कल्टीवेशन टेक्निक सील्ड थी। जब मैंने उस पर लिखे शब्द साफ देखे तो मैं दंग रह गया। हाई लेवल मिस्टीरियस टेक्निक, असेंडिंग ड्रैगन सूत्रा। मैं पूरी तरह हिल गया। जियान परिवार जैसी पुरानी ताकत के पास सिर्फ मिड लेवल रॉयल स्वॉर्ड टेक्निक थी, लेकिन ये मिस्टीरियस हाई लेवल टेक्निक तो पूरी दुनिया में खून खराबा करवा सकती थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने उस फल को लेने के लिए छलांग लगाई, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे जमीन पर दबा दिया। तभी मेरे दिमाग में जानकारी आई। सबसे निचली परत के फल को सिर्फ वही ले सकता है जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिल्म तक पहुंच चुका हो। उसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने का अंधेरा गायब हो गया और मैं वापस अपने साधारण कमरे में लौट आया। मैंने बिना समय बर्बाद किए जियान मैंजियन छोड़ा और इवैल्यूएशन टावर की तरफ निकल गया। सुबह बहुत जल्दी थी और वहां इवैल्यूएशन के लिए कई लड़के लड़कियां पहले से मौजूद थे। उस समय चेन यन फन लुसेन के साथ टावर के बाहर खड़ी थी और बोली, आज नर्वस मत होना। पिछली बार तुम घबरा गए थे, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट नॉर्मल लेवल से नीचे आया था। तुम्हारे पास कम से कम हाई 3rd ग्रेड रूट होनी चाहिए थी, लेकिन नर्वस होने की वजह से सिर्फ मिड 3rd ग्रेड मिली। इसी एक लेवल की कमी की वजह से मैं तुम्हारे लिए जियान परिवार से ज्यादा रिसोर्सेज नहीं ले पाई। लुसेन ने गहरी सांस ली। जियान परिवार के रिसोर्सेज सीमित थे। ज्यादातर जियान लुआई को दिए जाते थे और बाकी टैलेंट के हिसाब से बांटे जाते थे। परिवार में कई लोगों के पास 3rd ग्रेड रूट्स थीं, इसलिए अगर उसका लेवल दूसरों से कम रहा तो उसे बहुत कम रिसोर्सेज मिलते। चेन यन फन ने गंभीरता से कहा, इस बार तुम्हें अपना असली लेवल दिखाना होगा। अगर तुम्हें हाई 3rd ग्रेड मिल गई तो मैं जेन परिवार को मनाकर तुम्हें उनके सोर टेक्निक सीखने का मौका दिला दूंगी। यह सुनकर लूसेन बेहद उत्साहित हो गया। जियान परिवार की स्वॉर्ड टेक्निक एक मिड येलो रैंक टेक्निक थी और लियोन सिटी में काफी ताकतवर मानी जाती थी। सिर्फ जियान परिवार के कोर मेंबर्स ही इसे सीख सकते थे। 10 साल तक सबको खुश करने के बाद आखिर अब उसे जियान परिवार की सबसे कीमती चीज छूने का मौका मिल रहा था। अपनी खुशी में उसने अचानक मुझे देखा और चौंक गया। वह जानता था कि मैं भी उसकी तरह अपनी असली ताकत छिपा रहा था, लेकिन मैं अभी भी गूंगे होने का नाटक कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। उसने तिरस्कार भरी नजरों से सिर हिलाया और बोला, तुम पहले भी कई बार इवैल्यूएशन करवा चुके हो,
लेकिन हर बार रिजल्ट यही आया कि तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। उसने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा, स्पिरिचुअल रूट जैसी चीजें जन्म से होती हैं, या तो होती हैं या नहीं होती। पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनकर जीने में क्या बुराई है? ऐसी चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती? तभी टावर का दरवाजा खुला। अंदर का टावर मास्टर एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, पुराने नियम वही हैं। जिसकी इवैल्यूएशन एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी उसे टेक्निक रिवॉर्ड्स मिलेंगी। लेकिन किसी ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि पिछले कई दशकों में सिर्फ जेन लोय ही ऐसी थी जिसे रिवॉर्ड मिला था। लूसेन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद मेरे असली स्पिरिचुअल रूट लेवल को देखकर कहीं डर मत जाना। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी हाई थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल रूट निकलेगी और उसके बाद जियान परिवार में उसकी पोजीशन और भी ऊंची हो जाएगी। उस वक्त जियान रीस्यू को मुझसे छीनना और भी आसान हो जाता। मैंने बस सिर हिलाया और एक नोट लिख दिया। तभी टावर मास्टर के आदेश के साथ सभी लोग एक साथ टावर के अंदर टेस्टिंग रूम में दाखिल हुए। ये चौथी बार थी जब मैं यहां आया था। पत्थर का दरवाजा बंद होने के बाद मैं घबराहट में सीक्रेट रूम के बीचों बीच रखी चीज को देखने लगा। वहां हवा में एक क्रिस्टल रूलर तैर तैर रही थी, जिस पर 9 अलग अलग रंगों के निशान बने थे, जो लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक को दर्शाते थे। जब कोई अपनी हथेली उस पर रखता तो स्पिरिचुअल रूट की क्षमता के हिसाब से रूलर एक्टिवेट होती और संबंधित रंग दिखाकर रूट का लेवल बताती। इसकी टेस्टिंग बेहद एक्यूरेट थी। इसमें कभी गलती नहीं होती थी। मैंने गहरी सांस ली, आगे बढ़ा और अपनी हथेली क्रिस्टल रूलर पर रख दी। अगले ही पल रूलर तेज रोशनी से चमक उठी। नीचे से एक एनर्जी वेव उठी और धीरे धीरे लाल निशान तक पहुंची, फिर बिना रुके नारंगी निशान पार कर गई। मेरा रुका हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। फिर वेव पीले निशान तक पहुंची और हैरान कर देने वाली स्पीड से हरे निशान से टकराई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हरा रंग फोर्थ ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को दर्शाता था, जो पहले ही लूसेन से बेहतर था। लग्जियन सिटी में भी इसे काफी रेयर और अच्छा टैलेंट माना जाता था, लेकिन वेव के रुकने का कोई इरादा नहीं था। सियान और फिर ब्लू। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। मेरा दिल जोर जोर से कांपने लगा। सिक्स्थ ग्रेड स्पिरिचुअल रूट, मैं जनलोय के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन वेव फिर भी नहीं रुकी। पर्पल 7th ग्रेड, ब्लैक 8th ग्रेड। मेरा दिल गले तक आ गया और मेरा मुंह सूख गया। मैं लक्ष्यन सिटी का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका था, लेकिन टेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वेव एक झटके में सबसे ऊंचे व्हाइट मार्क तक पहुंच गई। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं और आंखों में बेकाबू खुशी भर गई। मेरे पास लेजेंडरी 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी, एक ऐसी लेवल जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन शौक यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो वेव फिर भी नहीं रुकी और ऊपर बढ़ती रही। क्रिस्टल रूलर के ऊपर सिर्फ खाली जगह थी, वहां कोई निशान नहीं था, लेकिन वेव लगातार ऊपर चढ़ती रही और आखिर एक जोरदार धमाके के साथ रूलर से बाहर निकल गई और सीक्रेट रूम से बाहर उड़ गई। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यह आखिर किस तरह की स्पिरिचुअल रूट है? लगभग उसी समय बगल वाले रूम में लूसेन अपनी क्रिस्टल रूलर को देख रहा था। उसकी वेव बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, जैसे दीवार पर रेंगता हुआ घोंघा। बड़ी मुश्किल से वो मिडिल थर्ड ग्रेड और हाई थर्ड ग्रेड के बीच आकर रुक गई और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, ऊपर जा, ऊपर जा, जल्दी ऊपर जा, कमीनी चीज। उसने क्रिस्टल रूलर को फूंक मारते हुए गालियां दी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार हाई थर्ड ग्रेड मिल जाएगी, लेकिन वो बस पाल बराबर अंतर से चूक गया। इसी छोटी सी कमी की वजह से वह जियान परिवार के रिसोर्सेस और चेन यिन फन द्वारा वादा की गई स्वॉर्ड टेक्निक दोनों खोने वाला था। तभी मेरी क्रिस्टल रूलर से निकली वेव उसके सीक्रेट रूम के पास से गुजरी। उसकी जबरदस्त इंपैक्ट फोर्स ने लूसेन की वेव को फिर से एक्टिवेट कर दिया। जो वेव पहले रुक चुकी थी, वो अचानक फिर ऊपर बढ़ने लगी और हरे, सायन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक मार्क्स पार कर गई। आखिर वो धीरे धीरे व्हाइट मार्क तक पहुंची और वहां रुककर तेज चमकने लगी। बाहर टावर मास्टर आराम से रैटन चेयर पर बैठा था, एक हाथ में कलम और दूसरे में रिकॉर्ड बुक लिए हुए। तभी सीक्रेट रूम नंबर 3 की स्टोन डोर पहले चमकी और हल्की लाल रोशनी निकली। उसने आलस से रिकॉर्ड देखा और बुदबुदाया,
सीक्रेट रूम नंबर 3, जो टिंटिन, जो फैमिली की बेटी, लो फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। उसके बाद बाकी रूम्स भी एक एक करके चमकने लगे। सीक्रेट रूम नंबर 7, युआन गॉन, चैन फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स का यंग मास्टर, हाई फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। सीक्रेट रूम नंबर 1, सेंसन यू, चेन क्लैन का यंग मास्टर, लो फर्स्ट ग्रेड। कई रिजल्ट्स दर्ज करने के बाद टावर मास्टर ने सिर हिलाया और आह भरी। लक्ष्यन सिटी हर साल और कमजोर होती जा रही है। अगर कुछ समय पहले जियान लुआई जैसी 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली प्रतिभा पैदा न हुई होती तो ल्यूशियान सिटी की टेस्टिंग टावर बंद होने वाली थी। तभी अचानक लूसन के सीक्रेट रूम से सफेद रोशनी फूट पड़ी। टावर मास्टर ने अपनी आंखें रगड़ी और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। वाइट क्रिस्टल रूलर पर वाइट मार्क। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जोर से खड़ा हुआ और उसकी ऑरा इतनी तेज थी कि उसकी रटान चेयर कई मीटर दूर उड़ गई। उसके बूढ़े चेहरे पर अविश्वसनीय शौक था। 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सफेद रोशनी अचानक सूरज की तरह तेज हो गई और पूरी टेस्टिंग टावर को चमकदार सफेद रोशनी से भर दिया। टावर भी उस रोशनी को रोक नहीं पाई और वो एक विशाल सफेद बीम बनकर आसमान चीरते हुए बादलों के पार निकल गई। उसी समय जान परिवार में जान लुओय अपनी मेडिटेशन खत्म कर रही थी। स्पिरिचुअल ऑरा उसके चारों तरफ घूम रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। पास में जियान जेन्यांग कर्व से भरा खड़ा था। लुओई, इतनी कम उम्र में तुमने बॉडी रिफाइनमेंट का 9 लेवल पार कर लिया। हमारी लग्जियन सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जियान लुआओ ने घमंड से कहा। आखिर मैं 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हूं। इतनी तेज कल्चरेशन होना कोई हैरानी की बात नहीं। जब मैं चानुआन सेक्ट जाऊंगी और मुझे मिड येलो ग्रेड या हाई येलो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगी, तब मेरी कल्टीवेशन और भी तेज हो जाएगी। तभी उसकी नजर अचानक आसमान में उठती सफेद रोशनी पर पड़ी और वह चौंक गई। पिता, ये क्या है? जियान जेन्यांग ने ऊपर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या क्या दुनिया में 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट प्रकट हुई है? सियान लुओई अविश्वास में उस रोशनी को देखती रही और अनजाने में अपने लाल होंठ काटने लगी। वह इतनी घमंडी थी कि यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि लुक्सियन सिटी में कोई उससे भी बेहतर टैलेंट वाला हो सकता है। जैसे ही रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी, उसने अपने दांत भींचे, हाथ में पकड़ा एक्सेसरी फेंका और डिटेक्शन टावर की तरफ दौड़ पड़ी। मैं जाकर देखूंगी कि वो कौन है। उसी समय अनगिनत योद्धा पागलों की तरह डिटेक्शन टावर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि वे उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जो सैकड़ों साल में सिर्फ एक बार होता है। दूसरी तरफ डिटेक्शन टावर के अंदर पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। जिन वॉरियर्स का टेस्ट चल रहा था, वे सब अपने अपने कमरों से भागकर बाहर आ गए और लूसेन के स्टोन रूम के सामने खड़े होकर हैरानी में जड़ हो गए। टावर मास्टर तो लगभग पागल ही हो गया था। वह लगातार बड़बड़ा रहा था। मिथक, मैंने अपनी जिंदगी में एक मिथक देख लिया। मैंने सच में लेजेंडरी 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट देख ली। उसने कांपती आवाज में कहा। यह बिल्कुल हमारे त्यान जांगी पेविलियन के मास्टर जैसी स्पिरिचुअल रूट है। तभी एक युवा ने ईर्ष्या से मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, टावर मास्टर, क्या 9th ग्रेड सबसे ताकतवर होती है? टावर मास्टर ने उसे घूरा और ठंडे स्वर में कहा, बकवास। बिल्कुल 9 ग्रेड सबसे ताकतवर होती है। लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह थोड़ा झिझका और बोला, हालांकि इस दुनिया में एक ऐसी स्पिरिचुअल रूट की कहानी भी है जो 9th ग्रेड से भी ऊपर होती है। उसे बूगी स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। कहा जाता है कि वह इनविजिबल और इंटैंजिबल होती है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। वो रूट 9th ग्रेड से 10 गुना, 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन वो सिर्फ कहानियों में है, असलियत में नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो, इतनी आसानी से कोई बगी स्पिरिचुअल रूट पा सकता है? यह सुनकर पास खड़ा एक कमजोर दिखने वाला युवक कड़वी हंसी हंस पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा थी। सिर्फ एक टैलेंट टेस्ट ने उसकी पूरी फ्यूचर स्टेटस तय कर दी थी। एक आसमान में उड़ता असली ड्रैगन था और दूसरा जमीन पर रेंगती छींटी। यह तुलना इतनी क्रूर थी कि इंसान टूट जाए। बगल वाले सीक्रेट रूम में मैं भी ये सब सुन रहा था। मैं भी चौंक गया। क्या लुसेन के पास 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरी क्रिस्टल रूलर फिर से रिएक्ट करने लगी। उसमें से रोशनी का एक गुच्छा निकला और मेरे सामने गिरा। जब रोशनी खत्म हुई तो मैं हैरान रह गया। वो 2 कल्टीवेशन टेक्निक्स थीं। क्या ये मेरी रिवॉर्ड टेक्निक्स हैं? मैं तुरंत खुश हो गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा।
पहली टेक्निक का नाम था स्प्रिंग ब्रीज ट्रू सूत्रा, जो एक हाई येलो ग्रेड मेंटल टेक्निक थी। दूसरी थी 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मूला, जो एक हाई येलो ग्रेड स्वॉर्ड टेक्निक थी। मैं हैरान रह गया। मेरा लेवल आखिर है क्या? मुझे इतनी हाई रिवॉर्ड कैसे मिल सकती है? जियान लुई जैसी 6th ग्रेड स्पिरिचुअल वाली लड़की को सिर्फ लो येलो ग्रेड टेक्निक मिली थी, लेकिन मुझे इतनी पावरफुल टेक्निक्स मिली थी। वजह चाहे जो भी हो, इस ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट और इन दो टेक्निक्स के साथ मैं बहुत तेजी से मजबूत बन सकता था। मैंने दोनों टेक्निक्स से संभाल कर रख ली और स्टोन डोर खोल दिया। दरवाजा खुलने की तेज आवाज ने बाहर मौजूद सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ खींच लिया। किसी ने कहा, ओह, ये तो फैन चेन है। तुमने तो डरा ही दिया था, हमने सोचा लुसेन बाहर आया है। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है फैन चेन इस बार भी बिना स्पिरिचुअल रूट के ही निकला है। कोई और व्यंग्य से बोला, एक आसमान का चोजन सन है जिसके पास 9 ग्रेड रूट है, और दूसरा ऐसा इंसान जिसके पास रूट ही नहीं। फर्क देखो। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं उनसे बहस करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा, क्यों? चुपचाप अपनी दो हाई येलो ग्रेड टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस करना और अपनी ताकत बढ़ाना ही सही रास्ता था। अभी मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अगर लोगों को मेरी असली ताकत पता चल गई तो सिर्फ मुसीबतें आएंगी। तभी जियान लुआओ और जियान जनियांग जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे देखा। जियान जनियांग ने पूछा, फैन चेन, तुम भी यहां हो? अंदर क्या हुआ? जियान लुओ ने अपने लाल होंठ काटते हुए बेचैनी से पूछा। मैंने एक कागज पर लिखा, लूसेन ने 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट डिटेक्ट की है। ये पढ़ते ही जन लॉय का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गई। नहीं, ये नामुमकिन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में 9 ग्रेड टैलेंट पैदा हो गया, और वो भी लुसेन जैसा इंसान जो उनके ही घर में पला था। तभी टावर मास्टर ने जियान जनियांग को देखा और उसके चेहरे पर बेहद विनम्र मुस्कान आ गई। ब्रदर जान, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। जान जनियांग तो हैरान रह गया। टावर मास्टर आमतौर पर किसी को भाव नहीं देता था, सिर्फ सिटी लॉर्ड को देखकर हल्की मुस्कान देता था, लेकिन आज वह उसे ब्रदर जिन कह रहा था। जान जनियांग को लगा जैसे वह बादलों पर चल रहा हो। तभी ल्यूसियन सिटी का सबसे ताकतवर वॉरियर और सिटी लॉर्ड यीफेन भी तेजी से पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पेट्रियार्क जियान, बधाई हो। आपकी फैमिली ने एक असली ड्रैगन पैदा किया है। जियान जेनियंग को तो लगने लगा कि वह सपना देख रहा है। पिछली बार जब वह महंगे गिफ्ट्स लेकर यीफेन से मिलने गया था तो उसे दरवाजे से ही भगा दिया गया था, लेकिन आज वही लोग खुद उससे दोस्ती करने आ रहे थे। एक ही रात में गिरती हुई जियान फैमिली अचानक लुसियन सिटी की सबसे चाही जाने वाली फैमिली बन गई थी। जियान जेनियांग काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसे समझ आया कि यह सब लुसेन की वजह से हुआ है। तभी चेन यिनफेन गर्व से भरे चेहरे के साथ आई और बोली, पति, याद है जब मैंने सबके विरोध के बावजूद लूसेन को जियन फैमिली में लाकर उसे ट्रेन करने की बात की थी? जियान जेनियांग शर्मिंदा हो गया। उसने शुरुआत में इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि फैमिली रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन चेन यिनफेन के दबाव में मान गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लूसेन इतना बड़ा टैलेंट निकलेगा। उसने भावुक होकर कहा, मैं अंधा था। मेरी पत्नी, तुम हमारी स्टार हो। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली फ्यूचर सुप्रीम पावर हाउस से जुड़ गई। उसने चेन यिनफन को गले लगा लिया। चेन यिनफन खुशी से चमक रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है किन्सान सिटी का वो 8th ग्रेड जीनियस? उसे सीधे ट्यांगी पवेलियन में लिया गया था और बाद में वो वहां का वाइस पेविलियन मास्टर बना। हमारा लूसेन तो 9th ग्रेड जीनियस है। ट्यांगी पवेलियन खुद उसे लेने आएगा। अब जैन फैमिली उसके साथ आसमान छुएगी। थोड़ी देर बाद आखिर लूसेन ने स्टोन डोर खोला और घमंड भरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आया। वह जियान जेनियांग के सामने पहुंचा, एक घुटने पर बैठ गया और बोला, अंकल, इतने सालों तक मुझे पालने और ट्रेन करने के लिए धन्यवाद। लुसेन ने आपकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। मैंने 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हासिल की है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान जियान जेनियांग को जलन और ईर्ष्या से देखने लगा। इतनी किस्मत आखिर किसे मिलती है कि उसके घर में ऐसा मॉन्स्ट्रस टैलेंट पैदा हो जाए? जियान जनियांग इतनी बड़ी खुशी के बाद जरा भी घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने जल्दी से लूसेन को उठाया और कहा, ऐसा मत करो लूसेन, तुम 9th रैंक जीनियस हो। तुम्हारा अंकल कैसे सह सकता है कि तुम उसके सामने घुटनों पर बैठो? जल्दी उठो। लूसेन ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना पावरफुल महसूस किया। पहले वह हमेशा जियन जेनियांग के सामने सावधान रहता था,
छोटी सी गलती पर भी डांट पड़ती थी, लेकिन अब वही इंसान उसे भगवान जैसा सम्मान दे रहा था। इस एहसास ने उसके अंदर ऐसा घमंड भर दिया जैसे वह 9 आसमानों के ऊपर खड़ा होकर पूरी दुनिया को देख रहा हो। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं चुपचाप हाथ आस्तीन में डाले खड़ा था और मेरे चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ गई। उसे समझ नहीं आया कि एक गूंगा बेकार इंसान उसके सामने झुक क्यों नहीं रहा। उसने ऊंची आवाज में कहा, फैन चेन, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले एक कागज पर लिखा, तुम इसके लायक नहीं हो। यह देखकर लूसन के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने जियान जेन्यांग की तरफ मुड़कर कहा, अंकल जियान, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जियान जेन्यांग तुरंत बोला, कहो, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। लुसेन ने मुझे तिरछी नजर से देखा और होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं और जियान रीस्यू बचपन के दोस्त हैं। मैं उसे किसी बेकार इंसान से शादी करते नहीं देख सकता। अंकल जीन, कृपया उसकी शादी मुझसे करा दीजिए। सिर्फ मैं ही उसे खुशी और अच्छा भविष्य दे सकता हूं। जियान जेन्यांग तुरंत असहज हो गया। वह पहले ही सबके सामने जियान रीस्यू की शादी मुझसे तय कर चुका था। अगर अब वो अपना वादा तोड़ता तो उसकी रेप्यूटेशन खराब होती। लेकिन दूसरी तरफ लुसीन अब जियान परिवार का भविष्य था। अगर उसे नाराज कर दिया तो वह परिवार का सबसे बड़ा पापी कहलाता। वह दुविधा में था कि तभी मैंने कलम उठाई और लिखा, अंकल जियान, जियान रीस्यू को खुशी कौन दे सकता है, ये बातों से नहीं, ताकत से तय होगी। मैं लुसेन से मुकाबला करने को तैयार हूं। यह पढ़कर जान जेन्यांग ने राहत की सांस ली। अगर मैं हार जाता तो मैं खुद हट जाता और उसे वादा तोड़ने की बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। वहीं लुसेन भी जन रूस्यू से शादी कर सकता था। दोनों तरफ फायदा। लुसेन जोर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, एक ऐसा बेकार इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, वो मेरी 9th रैंक स्पिरिचुअल रूट को चैलेंज कर रहा है। कितना मजाकिया है। फिर उसने घमंड से कहा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों जन मैंशन में बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें मौका देता हूं। जान जेन्यांग ने कहा, मैं तुम दोनों को 3 दिन देता हूं। जो एक लेवल ब्रेक थ्रू करेगा वही जन रूस्यू से शादी करने का हकदार होगा। मैं जियान फैमिली हेड होने के नाते यही फैसला देता हूं। मैंने सिर हिलाया।